नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। रूस यूक्रेन युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सिर्फ गोलियों और मिसाइल्स की नहीं बल्कि परमाणु हथियारों की चर्चा भी अब तेज हो गई है। युद्ध के मैदान से लेकर दुनिया की बड़ी राजधानियों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये संघर्ष अब और खतरनाक रूप ले चुका है? दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस अब उत्तर कोरिया के 30,000 और सैनिक युद्ध में उतारने की तैयारी में है। रूस के वोरोनेज क्षेत्र में इसकी तैयारियां जून महीने से शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि प्योंगयांग रूस को नए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी देने की तैयारी में है। ज़ेलेंस्की ने इसे सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इसी बीच रूस की परमाणु नीति और एटमी हथियारों को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं तेज है। हालांकि अब तक रूस की ओर से परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का कोई आधिकारिक फैसला या घोषणा नहीं की गई है, लेकिन युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, वैश्विक चिंता उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। खबर है कि रूस अब सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से जवाब नहीं देगा। रूस अब एटमी हथियार मैदान में उतारने को तैयार है। जिस रूस को लगता था वो चंद दिनों में कीव को घुटनों पर ला देगा, आज उसी रूस को अपने परमाणु बमों की धूल झाड़नी पड़ रही है। ज़ेलेंस्की का ऐसा करारा आवाज जिसने पुतिन को एटमी ट्रिगर पर उंगली रखने के लिए मजबूर कर दिया है। बड़ा सवाल यही है, क्या उत्तर कोरिया की बढ़ती भागीदारी इस युद्ध को और भयावह बना देगी? क्या ये युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित रहेगा या फिर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? और क्या दुनिया एक नए सैन्य टकराव की ओर बढ़ रही है? इन्हीं सवालों पर आज की चर्चा, बड़ी चर्चा कि आखिर रूस का न्यूक्लियर गेम प्लान क्या है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, ये तनाव अब कहीं ना कहीं परमाणु मोड़ ले सकता है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है? ये बड़ा सवाल। रूस की न्यूक्लियर रणनीति पर अब दुनिया की नजर बनी हुई है। नेटो और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन की रणनीति ने दबाव बढ़ाया हुआ है। रूस के पास बड़ा टेक्निकल परमाणु भंडार मौजूद है। परमाणु सिद्धांत में उपयोग का प्रावधान मौजूद है। आईसीबीएम, एसएलबीएम और रणनीतिक बमवर्षक शामिल है। इसमें परमाणु प्रतिरोधक क्षमता पर रूस का जोर है। नेटो लगातार रूस की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और ऐसे में अगर परमाणु हमला होता है रूस की तरफ से तो वैश्विक संकट को जन्म दिया जा सकता है। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि क्या पुतिन दबाव में है? रूस ने यूक्रेनी कार्गो शिप पर अटैक किया है। मिसाइल से ओडेसा के पास अटैक किया गया है। रूसी मिसाइल हमले के बाद शिप में आग लग गई है। अनाज ले जा रहे यूक्रेनी कार्गो शिप पर अटैक किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। यूक्रेनी कार्गो शिप ओडेसा के पास समुद्र में डूब गया है। तो ये लगातार स्थितियां आप देखिए किस तरीके से नजर आ रही हैं। रूसी मिसाइल हमले के बाद शिप में आग लग गई। रूस की तरफ से अटैक। और वहीं यूक्रेन ने रूसी ट्रेन पर अटैक कर दिया है। आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन ने अटैक किया है। कच्चे तेल से भरी ट्रेन को निशाना बनाया गया। हमले के बाद टैंकर वैगन में भीषण आग लग गई है। तो दोनों तरफ से ये वार पलटवार हो रहे हैं। अब यूक्रेन का जिक्र कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी ट्रेन पर हमला किया है। आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन ने इस अटैक को अंजाम दिया है। कच्चे तेल से भरी ट्रेन को निशाना बनाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से कि ये जो चोट है ये रूस को बहुत जोर से लगनी चाहिए, यानी कि आर्थिक तौर पर भी, रणनीतिक तौर पर तो यहाँ पर हम स्थितियां देख रहे हैं, आर्थिक तौर पर भी रूस को किस तरीके से कमजोर किया जा सके। जो ट्रेन को निशाना बनाया गया उसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और बताया जा रहा है रूसी ट्रेन है ये जिसमें कच्चा तेल भरा हुआ था जिसे निशाना बनाया गया। हमले के बाद इसमें आग लग जाती है, भीषण आग, और उसके बाद धुएं का गुबार, आग की लपटें आप बखूबी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो रूस को जैसे लग रहा था कि वो कीव को घुटनों पर ला देगा और ये युद्ध नहीं चलेगा। 4 साल से ज्यादा वक्त जो है बीत चुका है, लेकिन स्थितियां जो है अभी भी एस्केलेट लगातार हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से उत्तर कोरिया लगातार रूस को मदद कर रहा है, इससे क्या ये जो युद्ध है और एस्केलेट होगा या फिर अब रूस के पास कोई चारा नहीं बचा है यहाँ पर और इसीलिए अब परमाणु हमले का जिक्र हो रहा है। ये तमाम बड़े सवाल हैं।
हालांकि आपको याद होगा कुछ वक्त पहले बाकायदा चीन की तरफ से एक सजेशन जो है वो दिया गया था रूस को और कहा गया था कि वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बचे। और ये बात बखूबी सब जानते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब होता है जब कोई विकल्प बाकी ना हो, जब अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगे, जब ये लगने लगे कि अब इसके अलावा कोई चारा बाकी नहीं है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके के करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल देवानंद रिटायर रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर DK गुप्ता विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले साई साहब का रुख कर लेते हैं। साई साहब, ये जो स्थितियां हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच नई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एस्केलेशन हो रहा है इसे किस तरीके से देखते हैं आप? जय हिंद। ये जब से सीज फायर बिटवीन ईरान एंड यूएस हुआ है, अगर आप क्रिटिकली देख रहे हैं इसको, यूएस और ईरान के सीज फायर के तुरंत बाद मे बी 3-4 डेज लेटर यूक्रेन ने रशिया पे अपने हमले बहुत बढ़ा दिए। बीच में इस साल के शुरू में कुछ धीरे धीरे करके हमले कम हुए थे। फिर रशिया ने, क्रोनोलॉजी ये है कि रशिया ने बिफोर फॉलिंग ऑफ विंटर्स काफी इन्वेस्ट किया यूक्रेन में। तो काफी, कई, मेरे ख्याल 25-30 किलोमीटर ज्यादा वो अंदर चले गए थे यूक्रेन के। और उसके बाद यूक्रेन धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। वो डेस्परेटली नाटो से, अमेरिका से अलग सपोर्ट मांग रहा था और गार्नर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सारा फोकस उस समय गल्फ वॉर पे था। लेकिन जैसे ही यहाँ सीज फायर डिक्लेयर हुआ, उसके 3-4 दिनों के अंदर अचानक से मिसाइल्स एंड ड्रोन्स का एक्सेसिव यूज किया है यूक्रेन ने रशिया के ऊपर। तो पहला सवाल ये उठा कि अचानक इतने ज्यादा गोला बारूद उनको कहां से प्राप्त हुए, और ये इस पर किसी एजेंसी ने अभी तक क्लेम नहीं किया है। चाहे वो अमेरिका हो, जिसने बोला था कि हम आपको हार्डवेयर नहीं देंगे लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, आप पेट्रियट्स बना लीजिए, आप अपने डिफेंसिव इक्विपमेंट जो कि एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट है या एंटी मिसाइल इक्विपमेंट है, ग्राउंड टू एयर, लेकिन एयर टू ग्राउंड या ग्राउंड टू ग्राउंड जो ऑफेंसिव इक्विपमेंट है, ऑफेंसिव प्रोजेक्टाइल्स हैं जिससे आप टारगेट्स को उड़ा सकते हैं ऑन ग्राउंड, रिफाइनरीज को या पावर स्टेशंस को, वो अचानक से कहां से इनके पास इतने ज्यादा आ गए इस सीज फायर के बाद, इस पे किसी ने अभी तक कोई लाइट नहीं डाली। बट इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि रशिया सरप्राइज हो गया। उनके 50-60 ऑयल रिफाइनरीज जो उनकी बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है, क्योंकि उनका मिलिट्री हार्डवेयर का सेल पिछले 10-15 वर्षों में काफी कम हो गया, तो उनकी टोटल इकोनॉमी ऑयल ड्रिवन ही हो गई थी ऑलमोस्ट। उसी की वजह से और साइज साहब, इस बीच एक दावा और यूक्रेन ने किया और उस दावे के तहत ये बताने की कोशिश की कि रशिया किस तरीके से गुपचुप तरीके से ईरान की लगातार मदद कर रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऑब्जेक्ट भी किया कि नहीं मदद करनी चाहिए रशिया और चाइना को, और अगर की और मुझे पता चला तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। मोनिका, ये जो अनसीजन्ड, अनट्रेन्ड, अनएक्सपोज्ड लीडरशिप होती है ना, चाहे वो इंडिया के किसी स्टेट में हो या दुनिया की किसी कंट्री में हो, जिसमें से ज़ेलेंस्की हैं, जो करियर डिप्लोमेट भी नहीं रहे और करियर लीडर पॉलिटिशियन भी नहीं रहे। अगर हम हाइपोथेटिकली मान लें कि ज़ेलेंस्की को, कीव को ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि रशिया इज हेल्पिंग ईरान, सो व्हाट इज यूक्रेन्स रोल इन दैट? यूक्रेन का इसमें क्या रोल है? कैसे वो अमेरिका, जिसकी अपने खाने की चिंता है, अपने लोग हजारों की संख्या में हर वीक मर रहे हैं, इनकी कंप्रेशंस होती जा रही हैं, रशिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कीव की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये डर रहे हैं। इस वक्त ये बात किसी एनालिस्ट को नहीं समझ में आ रही, कम से कम मेरी जानकारी में, कि उसमें रशिया हेल्पिंग ईरान अगेंस्ट अमेरिका, हाउ इज यूक्रेन टू प्ले अ रोल? व्हाट इज हिज कंसर्न? अगर ये होता कि ईरान रशिया की तरफ कुछ भेज रहा है, हम फिर भी 1% मान लेते मोनिका कि दिस वाज लॉजिकल, कि भाई इस गोला बारूद से हम पे हमला होगा। बट रशिया अगर ईरान को असिस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है, हाउ इज जेलेंस्की टू प्ले अ रोल? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हाई इज ही एस्केलेटिंग? कौन है इसके पीछे? क्या कारण है?
जी जी मोनिका, आगे बताओ। डॉक्टर गुप्ता, आपका क्या मानना है इस पर? ये जो सवाल साई साहब उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सवाल है कि जेलेंस्की को क्या पड़ी है, क्या कैलकुलेशन उन्होंने लगाई है, या फिर ये एक इमेच्योर स्टेटमेंट उनका रहा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि भाई रशिया जो है वो ईरान को मदद कर रहा है। अब वो क्या चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रशिया पर वो दबाव बनाए, जिसके बाद रशिया की तरफ से वो अटैक्स यूक्रेन पर कम हो। क्या दिमाग होगा, क्या जहनी तौर पर सोच होगी? देखिए जी, मोनिका जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, परफेक्टली फाइन। जी जी जी। तो देखिए, यहाँ पे यूक्रेन का अगर स्टेटमेंट देखें जेलेंस्की का खासकर, तो कोई भी अगर कोई घटना होती है तो लगातार वो पूरे विश्व पर पार्टी को बताने की कोशिश करते हैं कि रसिया जो है ये कर सकता है। जैसे कल उन्होंने बोला कि नॉर्थ कोरिया जो है अटैक कर सकता है एशिया पैसिफिक के सारे देशों पर। मैं बता दूं कि नॉर्थ कोरिया ने आज तक एशिया के किसी भी देश पे अटैक नहीं किया है। उनका अपना अंदरूनी मामला है साउथ कोरिया के साथ। उनका जैसे भारत पाकिस्तान के साथ है, भारत चाइना के साथ अपने परमाणु बम बनाया, चाइना को और पाकिस्तान को ऐसे साथ। लेकिन स्टेटमेंट को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि नहीं, सच में जो है नॉर्थ कोरिया जो है अटैक करने जा रहा है पूरी दुनिया पर। उसके पास है ही क्या, क्यों अटैक करेगा एक परमाणु बम के अलावा? देखिए, परमाणु बम दुनिया में होना आपको शक्तिशाली नहीं बनाता। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन दुनिया सबसे गरीब देश में से आता है। परमाणु बम होना मतलब नहीं कि आप इकोनॉमिकली रिजिलियंस हो गए। और यहाँ रवैया देखते हैं कि इसमें एक ही थ्योरी है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अमेरिका जो है लगातार कोस्टल एरिया पे अटैक कर रहा है। हॉर्मुज को उसने बंद कर दिया है, लगभग ब्लॉकेट कर रखा है। स्टेट ऑफ जो रेड सी है उसको वहां भी उसने क्रिएट करके सऊदी अरेबिया को बीच में ला दिया है। और ईरान को बार्गेनिंग कम करने के लिए बता दिया कि देखो, तुम्हारा एक ही रूट बचता है जो रसिया सामान आता है, वो कैस्पियन सागर भी मैं बंद कर दूंगा। और इसके लिए जो है यूक्रेन को उन्होंने बोला होगा कि एक दो शिप को इनको बढ़ाओ और एक मैसेज देना है मुझे कि देखिए, आपके 2 ही 3 रूट है जो सेफेस्ट रूट मानते थे कैस्पियन सागर को, उसको भी मैं बंद कर दूंगा। तो अब समझिए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और कम से कम 500 मिलियन पर डे का डॉलर का बिजनेस जो है आता और जाता है ईरान का, वो ठप हो जाएगा। तो एक बार्गेनिंग पावर कहीं के वीक करने के लिए एक कैस्पियन सागर वाला एपिसोड लाया गया है बीच में। और एक कंफर्म तो नहीं कर सकता, ये मेरी थ्योरी करिए कि बिल्कुल एक सोची समझी अमेरिका की चाल है। टॉक से पहले जो 2 दिन 3 दिन की टॉक हुई उसके पहले, ताकि एक बहुत सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो जैदी है इराक के राष्ट्रपति हैं, वो मार्च में प्रधानमंत्री बने और उसको अमेरिका ने बनाया, क्योंकि जो उसके कॉन्टेस्ट में खड़ा था या जिनको चुन लिया गया था, वहां पे अमेरिका ने धमकी दिया कि मैं ऐड सारे बंद कर दूंगा, तो उनको नाम वापस लेना पड़ा, अपने बंदे को वहां बैठा और अमेरिका में मिला, उसके बाद इराक में आके मिला। और जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर है, ये 10 दिन के अंदर 2 बार पाकिस्तान आते हैं और आईआरजीसी के बहुत क्लोज है। वही एक मंत्री है जो आईआरजीसी के बहुत क्लोज है। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा एम्पल प्रेशर है पूरे ईरान पर कि नेगोशिएशन में जाए। और देखिए, जो 4 देश नेगोशिएशन करवा रहे हैं वो भी 10 दिन के लिए एक फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर गुप्ता, एक बार लेट्स कमिंग बैक स्ट्रेट टू रशिया ओनली, और रशिया के बारे में बात करते हैं। साई साहब, ये जो परमाणु हमले का जिक्र हो रहा है, ये परमाणु हमले के बारे में अगर कोई भी बात करेगा देश, तो वो जिसको लगेगा कि अब उसका अस्तित्व ही खत्म होने वाला है, ये लास्ट ऑप्शन होगा। तो रशिया क्या वाकई में परमाणु अटैक कर सकता है? क्या वो ऐसा विचार कर रहा होगा? मोनिका, इसको ऐसे समझे, दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, ये वाइटल इंफॉर्मेशन होगी कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की पोटेंसी वैसी नहीं होती है जैसा कि हमने नागासाकी में या हिरोशिमा में देखा था। उससे काफी इवॉल्व टेक्निक्स आ गई हैं। पहले इंपैक्ट पे एक्सप्लोजन होता था, फिशन फ्यूजन इसकी जो पूरी थ्योरी है। लेकिन अब ऐसे ऐसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं जो एयर एक्सप्लोजन करते हैं टू गेन मोर माइलेज आउट ऑफ द एक्सप्लोजन, ज्यादा चीजें डिस्ट्रॉय हो। ग्राउंड इंपैक्ट के बाद सिर्फ ऊपर के मतलब एरियाज डैमेज होते थे, एरियल एक्सप्लोजन में ज्यादा एरिया कवर होता है। लेकिन इनकी पोटेंसी, जैसे कि पाकिस्तान के पास रिपोर्टेड है जिस तरह के स्मॉल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, इनसे कहीं ज्यादा डैमेजिंग कैपेसिटी। आपने सुना होगा GBU-57 जो बड़े बॉम्ब्स होते हैं 30,000 पाउंड्स तक, जो कि अमेरिका यूज करना चाह रहा है नेतान्ज में या न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ ईरान पे। तो सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब से उतना स्केयर जो फैल जाता है एक न्यूक्लियर नाम सुन के। फैक्ट यह है कि उससे कहीं ज्यादा पोटेंसी के बॉम्ब्स इस युद्ध में ऑलरेडी यूक्रेन रशिया के बीच हो या ईरान अमेरिका में यूज हुए हैं। लेकिन एक रेडियो एक्टिव इंपैक्ट उसका जो होता है उससे थोड़ा खतरा होता है, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं फिर।
तो रशिया के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, और पिछले कुछ एक महीने से जिस तरह का डैमेज यूक्रेन ने रशियन रिफाइनरीज पे किया है, ये बहुत अनलाइकली नहीं होगा कि पुतिन जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन भी, जो एक्स केजीबी है, वो भी अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए कीव पे, द कैपिटल पे, बिकॉज अदरवाइज ऐसा कोई मेजर टारगेट ऐसा नहीं बचा है एक्सेप्ट फ्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफ यूक्रेन, जिसको रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा सकता है। वो अपने कन्वेंशनल वेपन से इनके सारे टारगेट्स को टेक डाउन कर सकते हैं, बट जस्ट टू सेंड अ मैसेज कि अगर आपने हमारी रिफाइनरीज को तोड़ना बंद नहीं किया, हमारी बैकबोन पे अटैक नहीं रोका, तो हम इस तरह के अटैक से आपके ऊपर करेंगे। छोटा पोटेंसी का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो एक्सप्लोड करके और फिर आगे के लिए वार्निंग दिया जा सकता है। ये बहुत अनलाइकली नहीं होगा। हालांकि नोइंग रशिया एंड नोइंग पुतिन, जिनको सेंसिबिलिटी है, बहुत उन्होंने प्रेशर्स फेस किए हैं, और किसी एक छोटे से शिप अटैक की वजह से या कुछ उनकी रिफाइनरीज के मारे जाने से न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, बिकॉज इस न्यूक्लियर अटैक से पूरी ग्लोबल कम्युनिटी रशिया के अगेंस्ट ऑलरेडी अगेंस्ट है, लेकिन न्यूक्लियर यूज करने पे वो देश भी जो अभी हाशिए पे खड़े हैं, देख रहे हैं कि इसका क्या होगा, वो रशिया के अगेंस्ट चले जाएंगे। उनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा डैमेज होने के चांसेस है। मोनिका, डॉक्टर गुप्ता, फिर क्या ऑप्शंस है? अगर न्यूक्लियर नहीं तो क्या ऑप्शंस है रशिया के पास? क्योंकि अभी जिस तरीके की जंग हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन में, यूक्रेन बराबर जवाब दे रहा है और अच्छी खासी चोट वो रशिया को पहुंचा रहा है। सो ऐसे में ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि रशिया कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ पर यूक्रेन स्टैंड करता है। फिर ऐसे में क्यों वो अभी तक ओवर पार नहीं कर पा रहा है यूक्रेन को? देखिए उनका ये एक चीज ध्यान देने की कि रसिया कभी भी यूक्रेन से लड़ाई नहीं लड़ रहा है। रसिया कहीं न कहीं एक नाटो से लड़ाई लड़ रहा है, यूरोपियन यूनियन से लड़ाई लड़ रहा है, और उनको सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को। और यूक्रेन में सीजन पॉलिटिशियन नहीं है जेलेंस्की, वो अपने सर्वाइवल के लिए उसमें लगे हुए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।